हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे जिसका नाम है सीधी बात नो बकवास। मेरा नाम है डॉक्टर अंकुर अनिल जवर और मैं कंसल्टेंट इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। पिछले वीडियो में हमने जाना था एंजियोग्राफी का कड़वा सच। इस वीडियो को हम आगे कंटिन्यू करेंगे और एंजियोप्लास्टी के बारे में जानकारी लेंगे। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप वहां जाके उसे पक्का देखिए और फिर ये वीडियो आगे कंटिन्यू कीजिए। तो चलो एक अगेन प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं और एंजियोप्लास्टी के बारे में समझते हैं। डॉक्टर साहब, मेरे पापा की एंजियोग्राफी हो गई है। उसमें डॉक्टर ने 2 ब्लॉकेजेस बताए और एंजियोप्लास्टी करने के लिए सजेस्ट किया है। तो एंजियोप्लास्टी होती क्या है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए ना। एंजियोप्लास्टी दो शब्दों को मिला के बनाया गया एक शब्द एंजियो और प्लास्टी। एंजियो मतलब बॉडी में की खून की नलियां और प्लास्टी मतलब उनको रिपेयर करना। तो बॉडी में की कोई भी खून की नलियों को जब हम रिपेयर करते हैं तो उसे एंजियोप्लास्टी बोलते हैं। वैसे ही हार्ट की ब्लड वेसल्स यानी दिल की धमनियों को जब हम रिपेयर करते हैं तो उसे कोरोनरी एंजियोप्लास्टी बोलते हैं। उसे पीसीआई मतलब परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन ये नाम से भी जाना जाता है। ओके सर। तो मेरे पापा के केस में 2 ब्लॉकेजेस बताए, तो इस केस में एंजियोप्लास्टी करवानी चाहिए कि नहीं करवानी चाहिए? ओके, तो एंजियोप्लास्टी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए ये बहुत बड़ा डिसीजन है। ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है और पेशेंट टू पेशेंट डिफर करता है। जैसे हार्ट के कौन से ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेज है। अभी हार्ट के अंदर 3 ब्लड वेसल्स होते हैं, राइट साइड में एक और लेफ्ट साइड में दो। एक में ब्लॉक है, दो में ब्लॉक है या तीनों में ब्लॉक है। वैसे ही एक ही नस में एक ब्लॉक है या एक से ज्यादा ब्लॉकेज है। जैसे ब्लॉकेज की सीवियरिटी कितनी है, यानी 70% से ज्यादा ब्लॉक है या 70% से कम ब्लॉक है। वैसे ही बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स है। पेशेंट को डायबिटीज है, बीपी है, हाँ किडनी की बीमारी है या फिर कोई एक्टिव इन्फेक्शन है, उनका उम्र कितनी है पेशेंट की। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स है जिसपे ये डिसीजन डिपेंड करता है। ठीक है सर। अगर हम एंजियोप्लास्टी करवाने का डिसीजन लेते हैं, तो ये एंजियोप्लास्टी प्रोसीजर होती कैसे है, इस बारे में आप डिटेल जानकारी दे सकते हो क्या? अच्छा, तो चलो मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ कि एंजियोप्लास्टी करते कैसे हैं। एंजियोप्लास्टी एक कैथलैब रूम में होता है, बिल्कुल एंजियोग्राफी की तरह। उसके लिए पार्ट प्रिपरेशन होता है, मतलब जहां से भी हम लोग एंजियोप्लास्टी करने का डिसाइड कर रहे हैं, चाहे वो हाथों की कलाइयों के नस के द्वारा हो या पाँव की जांघों की नस के द्वारा, जिसे हम रेडियल आर्टरी या फेमोरल आर्टरी बोलते हैं, वो पार्ट प्रिपेयर करते हैं, उसे शेविंग करते हैं और उसके बाद में पेशेंट को एंजियोप्लास्टी के लिए तैयार किया जाता है। वैसे ही कुछ थोड़े ओरल मेडिकेशंस भी दिए जाते हैं बिफोर द एंजियोप्लास्टी। उसके बाद लोकल एनेस्थेशिया देते हैं, मतलब ये भूल का इंजेक्शन जहां से भी एंजियोप्लास्टी करने वाले हैं वहां पे। मैं अक्सर अपने पेशेंट्स को बोलता हूँ कि मैं गप्पे मारते मारते एंजियोप्लास्टी कर दूंगा, और मैं एक्जैक्टली वैसे ही करता हूँ ताकि पेशेंट का एंग्जाइटी कम हो, हार्ट रेट बीपी मेंटेन रहे और एंजियोप्लास्टी अच्छे से हो जाए। पूरा बेहोश कोई भी पेशेंट को एंजियोप्लास्टी के लिए नॉर्मली नहीं किया जाता है। अब ये तो हो गया पेशेंट रेडी। अब एक्चुअल प्रोसीजर स्टार्ट होती है। तो जहां पे हम लोग ने भूल का इंजेक्शन दिया था वहां पे एक छोटा सा पंचर लेके एक छोटी शीथ डाली जाती है, जिसके अंदर से एक कैथेटर जाता है जो सीधा दिल तक जाता है। उसके बाद में जो ब्लॉकेज है, मतलब ये जो हार्ट की धमनियों में ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लॉकेज जमा हुआ है जो कि नॉर्मली कोलेस्ट्रॉल का होता है। और ये ब्लॉकेज क्यों तैयार होता है, कैसे तैयार होता है, कितने दिनों में तैयार होता है, वो नहीं होने के लिए क्या क्या करना चाहिए, ये सब कुछ हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को हम लोग एंजियोप्लास्टी तक ही रेस्ट्रिक्ट रखते हैं। तो अब ये जो ब्लॉकेज है इसके अंदर से एक तार जाती है जो बहुत ही छोटी होती है। नॉर्मली अगर मैं बताऊं तो एग्जैक्टली 0.014 इतना छोटा उसका डायमीटर होता है, और वो तार ब्लॉकेज के अक्रॉस जाती है। उसके ऊपर से हम लोग बलून पास करते हैं, बलून को हम लोग फुलाते हैं और ब्लॉकेज को हार्ट की धमनियों में चिपका देते हैं। उसके बाद में ये वापस से बंद ना हो जाए इसलिए वहां पे ऐसा एक स्प्रिंग होता है। ये पुराना बॉल पेन का स्प्रिंग है, एग्जैक्टली सेम टू सेम ऐसा का ऐसा एक स्टेंट होता है। जो स्टेंट हम लोग वही वायर के ऊपर हम लोग स्टेंट डालते हैं और वहां पे हम लोग वो स्टेंट को भी प्लेस कर देते हैं, बलून से फुला देते हैं और उसके बाद में अंदर का बलून निकाल के एक नया फुगा डाल के उसको और फुला देते हैं। इस तरीके से वो पूरा ब्लॉकेज निकल जाता है और ये पूरे प्रोसीजर को एंजियोप्लास्टी बोलते हैं। ठीक है सर। ये एंजियोप्लास्टी प्रोसीजर करते कैसे है, ये तो मुझे समझ आ गया। लेकिन ये ऑपरेशन करने के लिए कितना समय लग सकता है, और इसमें पापा को कुछ रिस्क तो नहीं होगी ना? नॉर्मली सिंपल एंजियोप्लास्टी जिसे टाइप ए एंजियोप्लास्टी बोलते हैं उसे 30 मिनट से 45 मिनट जैसा लगता है। बट अगर कॉम्प्लेक्स एंजियोप्लास्टी हो यानी टाइप बी या टाइप सी एंजियोप्लास्टी हो उसे कभी कभी 2 से 3 घंटे भी लग सकते हैं। और अगर रिस्क की बात करें तो माइनर से लेके मेजर कॉम्प्लिकेशंस एंजियोप्लास्टी के दौरान हो सकते हैं। माइनर कॉम्प्लिकेशंस जैसे ही जहां से पंचर लिया है वो जगह पे हिमेटोमा तैयार होना, यानी लोई की गठान तैयार होना, कभी कभी कोई पेशेंट्स में डाई रिएक्शन होना, डाई की वजह से किडनी खराब होना, या फिर हार्ट रेट यानी दिल की धड़कन कम ज्यादा होना, कभी कभी बीपी भी कम ज्यादा हो सकता है,
या फिर हार्ट की जो धमनियां है उसमें जो रक्त प्रवाह है वो एकदम स्लो भी हो सकता है। वैसे ही मेजर कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि स्ट्रोक या लकवा होना, जहां से एंजियोप्लास्टी कर रहे हैं वो नस का फट जाना, जहां पे हम लोग स्टेंट लगा रहे हैं हार्ट के अंदर वही दिल की धमनियों का फट जाना, वहां पे ब्लीडिंग होना, परफोरेशन होना, कभी कोई स्टेंट का रीब्लॉकेज होना, कभी कभी कोई पेशेंट्स को इमरजेंसी बाईपास के लिए भेजना पड़ सकता है अगर उन्हें ऑन द टेबल वापस अटैक आता है। हार्ट रेट कम ज्यादा होने की वजह से कभी कोई पेशेंट्स को शॉक देने की जरूरत पड़ सकती है, या फिर बहुत रेयरली पेशेंट्स की ऑन द टेबल डेथ भी हो सकती है। अरे बाप रे, आपने तो इतनी लंबी लिस्ट बता दी कॉम्प्लिकेशंस की। क्या सही में इतनी डेंजरस होती है प्रोसीजर? अरे नहीं नहीं, ये तो सब थियोरेटिकल कॉम्प्लिकेशंस है। प्रैक्टिकली इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं एंजियोप्लास्टी के दौरान, और अगर होते भी है तो उन्हें हम लोग को कैसे प्रिवेंट करना है, उसे हम लोग को कैसे ठीक करना है, ये सब की तैयारी हम लोग के पास ऑलरेडी होती है। एट द सेम टाइम अभी टेक्निकल एडवांसेस यानी साइंस इतना ज्यादा एडवांस हुआ है कि जो भी हम लोग कैथेटर डाल रहे हैं या फिर जो भी स्टेंट डाल रहे हैं, बलून डाल रहे हैं, जिस वायर के ऊपर डाल रहे हैं, वो सब के सब इतने सॉफ्ट होते हैं, वो जो मटेरियल से बने होते हैं वो भी बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए प्रैक्टिकली ये सब कॉम्प्लिकेशंस होना इतना ज्यादा कॉमन नहीं होता है। ठीक है सर, अगर मैं पापा की एंजियोप्लास्टी करवाती हूँ तो कितने दिन हमें हॉस्पिटल में एडमिट रहना होगा? देखो, एंजियोप्लास्टी होने के बाद में हम लोग पेशेंट को आईसीयू में शिफ्ट करते हैं। उसके बाद में जो भी पंचर साइट है जहां से एंजियोप्लास्टी की है वहां की शीट निकाली जाती है और वहां पे कॉम्प्रेशन बैंडेज दिया जाता है, मतलब भी बहुत टाइट बैंडेज बांधते हैं ताकि वहां पे ब्लीडिंग ना हो। फिर 20 से 30 मिनट के बाद में पेशेंट को कुछ खाने के लिए दिया जाता है, और उस दिन नॉर्मली मैं मेरे पेशेंट्स को बोलता हूँ कि आप खिचड़ी जैसा सेमी सॉलिड डाइट ही लें। फिर जैसे ही अगर टाइप ए एंजियोप्लास्टी हो यानी सिंपल एंजियोप्लास्टी हो, वो पेशेंट को हम लोग नेक्स्ट डे डिस्चार्ज करते हैं। और अगर थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेटेड एंजियोप्लास्टी हो तो 2 से 3 दिन में तो हर एक पेशेंट नॉर्मली डिस्चार्ज हो ही जाता है। ओके सर, कॉम्प्लिकेशंस की इतनी लंबी लिस्ट सुनने के बाद मैं थोड़ी घबरा गई थी, लेकिन सेफ्टी प्रोफाइल जानने के बाद मैं मेरे पापा की एंजियोप्लास्टी करवाने के लिए बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूँ। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये हमारा प्रैक्टिकल अप्रोच? और हाँ, मैं जानता हूँ कि आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे पोस्ट एंजियोप्लास्टी केयर के बारे में, यानी एंजियोप्लास्टी होने के बाद में क्या खा सकते हैं, क्या पी सकते हैं, कितनी एक्सरसाइज होनी चाहिए, डाइट क्या होती है, कितना वेट उठा सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो ऐसे जो भी सवाल होंगे आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं उनका एक वीडियो बना के जल्दी से जल्दी पोस्ट करूंगा और आपके सब डाउट्स क्लियर कर दूंगा। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगले वीडियो तक हमारे साथ में बने रहिए। थैंक यू, बाय।